आज की कहानी तकरीबन हर घर की कहानी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये कितनी हकीकत के करीब है ये आप पढ़ के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं जो बोगे वही काटोगे। मेरे साथ यही हो रहा था। जाने किस पाप की सज़ा मुझे अरसलान की सूरत में मिली थी। मेरे बराबर में मेरी खूबसूरत हसीन बीवी कुछ फासले पर गहरी नींद सो रही थी और सोते हुए किस कदर हसीन लग रही थी मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे जज्बात उरूज पर थे। उसकी गोरी रंगत पर बिखरी बिखरी जुल्फे और मन मोहना रूप देखकर दिल गुस्ताखी के लिए मचल रहा था। मगर जैसे ही मैंने बीच में सोए हुए अरसलान को ज़ैनब से पीछे किया और बेड के किनारे पर तकिया रखा और ज़ैनब के तकिए पर लेट कर एक पुरसकून गहरी सांस ली कि चलो शुक्र है अरसलान की आंख नहीं खुली, मेरा दिल शरारत करने को मचल रहा था। इसलिए मैंने शहादत की उंगली से जैनी के चेहरे पर बिखरी लट पीछे की तो वो बुरी तरह से हड़बड़ा के उठी। इससे पहले कि वो कुछ कहती और उसकी आवाज़ सुन के अरसलान उठता, मैंने उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो शायद गहरी नींद से जागी थी, इसलिए समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने उसके कान के करीब जाकर कहा, शोर मत मचाओ, अरसलान उठ गया तो मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। ये कहते हुए मैंने अपना हाथ जैनी के मुंह से पीछे किया। जैसे ही मैं उस पर झुका तो एक जोरदार टांग मेरी कमर पे लगी। मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। फिर मेरे बाल बुरी तरह से बेदर्दी से खींचे गए। पीछे हटो डैडी, मेरी मम्मा को क्यों मार रहे हो? मैंने दिल में कहा, था तेरे की कमबख्त एंड टाइम पर ही उठता है। जैनी ने मुझे खुद से पीछे धकेला। कहने लगी, मिट्ठू आप कभी भी हट नहीं सकते, उठा दिया ना उसे, अब ये मेरी पूरी रात काली करेगा। क्योंकि अरसलान का लाउड स्पीकर शुरू हो चुका था। मैंने कहा, कमबख्त खबीस उल्लू का पट्टा। जैनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे गोद में पकड़ा और मुझे बड़े गुस्से से देख रही थी। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा था। जैनी ने अरसलान को अपने साथ लगाया, चुप करवाने लगी। कहने लगी, आपको तो पता नहीं क्या मसला है, कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं आप मेरे साथ? आपको पता है अगर इसकी आंख खुल जाए तो कितनी मुश्किल से सोता है। जैनी उसे बहलाने लगी लेकिन उसका रोना शुरू हो चुका था। मैंने कहा, पता नहीं ये मेरे किस पाप की सजा मुझे दिए जा रहा है, जरा मुझे कुछ करने नहीं देता। अरसलान को लेकर ज़ैनब को मजबूरन खड़ा होना पड़ा। फिर वो कमरे में टहलने लगी, साथ साथ मुझे बातें भी सुनाने लगी। कहने लगी, एक तो पूरा दिन मैं घर के कामों से थक जाती हूँ, रात को भी सोना नसीब नहीं होता। आपको क्या जरूरत पड़ी थी? चैन नहीं है आपको? अब खुद तो आप आराम से सो जाएंगे, मुझे सुबह तक जागना पड़ेगा। सारी रात मेरी काली हो जाएगी। अब सारी रात इसे चुप करवाते हुए मेरी काली हो जाएगी। जब से ये कमबख्त पैदा हुआ है, जैसे ही तुम्हारे पास आता हूँ ये किसी थानेदार की तरह उठ के बैठ जाता है। अरसलान 2 साल का था लेकिन बातें साफ करता था, बल्कि जरूरत से कुछ ज्यादा ही साफ करता था। रोते हुए कहने लगा, मम्मा डैडी आपको मार रहे थे, आपका गला दबा रहे थे। मैं उसे खा जाने वाले अंदाज से देख रहा था और ज़ैनब मुझे। आज भी जैसे ही मैं ज़ैनब की तरफ झुका उसे लगा मैं उसका गला दबा रहा हूँ या उसे मार रहा हूँ। मैंने तकिया दुरुस्त किया और करवट बदल के लेट गया। कुछ ही देर बाद अरसलान सो गया था लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ज़ैनब के करीब भी जाता। सुबह ज़ैनब ने मुझे ऑफिस के लिए जगाया। मैंने एक आंख खोल के देखा तो कमरे में अरसलान मौजूद नहीं था। मैं फौरन से उठ खड़ा हुआ। ज़ैनब अलमारी में से मेरे कपड़े निकाल रही थी, आधी नींद में थी। और आपको तो पता है बीवी जब आधी नींद में होती है तो कितनी हसीन लगती है, उस पर प्यार जरूरत से कुछ ज्यादा ही आता है। मैं तेजी से चलता हुआ अलमारी के करीब आया। मुझे पता था सुबह सुबह ज़ैनब अरसलान को मेरी वालिदा को पकड़ाकर जल्दी से मेरे कपड़े निकालती है, फिर नाश्ते के लिए किचन में जाती है। उसके बाद तो वो घिन चक्कर बन जाती थी। रात से पहले कमरे में आने का वक्त ही नहीं मिलता था। मैंने पीछे से जाके उसे अपने हिसार में लिया। कहने लगी, मिट्ठू पीछे हटो, पहले आपकी वजह से मेरी सारी रात खराब हुई है, अभी भी मेरी आंखों में नींद है, पता है कितने काम है। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं, मुझे कब वक्त दोगी? महीनों गुजर जाते हैं तुम मेरे करीब नहीं आती, तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। मैं उसका रुख अपनी जानिब कर चुका था, उसे अपने हिसार में ले चुका था। कहने लगी, पहले घड़ी पे नजर मारना, फिर सोच लेना कि तुमने क्या करना है। मैंने कहा, नहीं होती देर, अगर होती भी है तो होने दो, बाहर में जाए ऑफिस।
चलो ना जैनी, बस 5 मिनट के लिए बेड पे आओ। वो कहने लगी, नहीं मिट्टू प्लीज छोड़ो मुझे। लेकिन मैं जबरदस्ती उसे बेड तक ले आया, लेकिन कमरे का दरवाजा लॉक करना भूल गया। इसीलिए अरसलान ने दरवाजा खोला, फीडर पकड़े अंदर आ गया। अरसलान को देखकर ज़ैनब ने फिर से मुझे पीछे किया और कमरे से बाहर चली गई। मैं जिद चौके रह गया था। बहरहाल मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ और गुस्से में बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। वहां गया तो मेरे कोलीग ने मुझे मिठाई का डब्बा पेश किया। कहने लगा, मेरी शादी पक्की हो गई है, अगले महीने की 10 तारीख को। मैंने मिठाई पकड़ी और मरे दिल से खाई। कहने लगा, तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है, क्या बीवी से जूते खा के आए हो? मैंने कहा, नहीं, ये शादी का जो लड्डू होता है ना बेटा, ये बस 1 महीने की खुशी देता है। शादी के 1-2 साल बाद तुम्हारी शक्ल पर भी यही नहूसत छाई होगी जो मेरी शक्ल पे छाई है। मेरा दोस्त हंसने लगा, कहने लगा, क्या हुआ है? मैंने कहा, देखो, एक तो शादी के फौरन बाद बच्चे की जल्दी मत करना, वरना वो तुम्हारी जिंदगी को अजीरन बना के रख देगा। वो मेरी बात सुन के हंसे जा रहा था। कहने लगा, बच्चे तो घर की रौनक होते हैं पागल। मैंने कहा, बेटा ये तुम अभी कह रहे हो, क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, जब करीब जाके देखो तो कानों को फाड़ते हैं। जब रात के 3 बजे तुम बेगम के पास जाओ और तुम्हारा बच्चा रोए, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। ये कहकर मैंने गुस्से से पेन फाइल के अंदर फेंका और मेरा दोस्त हंसे जा रहा था और मेरा जी चाह रहा था उसी का गला दबा के अपना सारा गुस्सा निकाल दूं। बहरहाल पूरा दिन मेरा ऐसे ही गुजरा। घर गया तो मेरी बड़ी बहन आई हुई थी। अरसलान को गोद में पकड़ा हुआ था, उसे तैयार कर रही थी और उसके बच्चे मेरे आगे पीछे घूम रहे थे, मामू मामू कर रहे थे। मैंने 2-2 थप्पड़ तीनों को लगाए। मैंने कहा, हटो पीछे, कम बख्तो, एक मेरा नमूना कम है क्या, तुम लोग भी आ गए हो? ये सुन के मेरी बहन ने मुझे बड़े गुस्से से देखा। कहने लगी, शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरे 2 महीने बाद आई हूं मैं, इस तरह तुम्हारा मुंह गुब्बारे की तरह फूला रहता है। मैंने कहा, अब ऐसे करो, अब तुम वापस जाओगी ना तो अरसलान को भी अपने घर ले जाना, 2 दिन इसे भी अपने घर पे रखना, आखिर इसकी भी फूफो का घर है, इसे भी रहना चाहिए। मैंने तंजिया कहा था। कहने लगी, यह भी छोटा है, जरा 6-7 साल का हो जाए तो ले जाऊंगी। फिर कहने लगी, ज़ैनब खाना अभी मत लगाना, जमाल बस पहुंचने वाला होगा। मैंने कहा, चलो जी, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। एक तो जब भी तुम यहाँ आती हो तुम्हें जमाल भाई का बड़ा ख्याल आ जाता है, फौरन से उसे बुला लेती हो। कहने लगी, तो और क्या, हम दोनों जुड़वा जो है, इसलिए हमारा जी नहीं लगता। मैंने कहा, हाँ, तुम दोनों का आपस में बड़ा इत्तेफाक है, बस मैं ही फालतू में आ गया था। ये कहते हुए मैं अपनी वालिदा के पास जाके बैठ गया, उनका हाथ अपने लबों पे लगाया, वो भी मेरे माथे पे बोसा देने लगी और ये रोज की रूटीन थी। मैं जब भी ऑफिस से आता था सबसे पहले अपनी वालिदा से ही मिलता था। वो कहने लगी, कभी कभी दोनों बहन भाई आते हैं, खुशी से इस्तकबाल किया करो, और तुम्हें क्या करना पड़ता है, सारा कुछ तो ज़ैनब करती है। मैंने कहा, मेरी बीवी सभी को मैसर है सिवाय मेरे। किचन में खड़ी ज़ैनब ने मुझे किचन से बाहर मुंह निकाल के घूर के देखा था। हाथ में प्याज पकड़ी फटाफट सलाद काट रही थी। जिस्म में से, पूरे कपड़ों में से सब्जियों की और ख़ास तौर पर लहसुन अदरक की बू आ रही होगी। मैंने कोफ्त से सोचा और अरसलान को पकड़ लिया, जो कि मेरी ही तरफ लपक रहा था। कुछ देर में जमाल भाई भी अपने बीवी बच्चों के साथ आ चुके थे। खाना सबने ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए खाया था। जमाल भाई के 3 बेटे थे और 1 बेटी, अलबत्ता जोहरा के 2 बेटे और 1 बेटी थी, बस मेरा ही 1 बेटा था। खाना ज़ैनब ने तैयार किया, उसके बाद वो नहाने चली गई, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही बाहर आई थी। खाना लगाने में मैंने उसकी मदद की, क्योंकि मेरे बाद कोई नहीं था, ना कोई छोटी बहन ना भाई, और वजह मैं था। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे, जिसकी सज़ा मुझे यूं मिल रही थी। लेकिन बहरहाल खाने के दौरान ज़ैनब मेरे ही बराबर में बैठी थी। अब्बा और अम्मा खाना खाकर अपने कमरे में जा चुके थे। जमाल भाई कहने लगे, अरसलान तो माशाल्लाह से 2 साल का हो गया, तुमने कोई दूसरी खुशखबरी के बारे में नहीं सोचा? मैंने कहा, वो सोचने दे तो मैं सोचूं। कम बखत, पता नहीं इसको रात भर नींद क्यों नहीं आती, ये सोएगा तो मैं कुछ करूंगा ना। मेरे इस बेबाक जुमले पर ज़ैनब ने मेरे पैर पे जोर से अपना पैर मारा और मेरा भाई हंसने लगा, मेरी बहन भी हंसने लगी। फिर कहने लगी, पूरे का पूरा तुम पे गया है, याद है तुम क्या क्या करते थे? मैंने कहा, तुम दोनों जुड़वा बहन भाइयों की पॉलिसी थी, तुम दोनों ने ही मुझे फंसाया था, वरना मैं बहुत शरीफ बच्चा था। मेरी बहन कहने लगी, हाँ, शीन से शरीफ। ज़ैनब कहने लगी, बहुत बेशरम है आप, जरा भी लिहाज नहीं करते। ये कह के वो धोने वाले बर्तन उठाने लगी और किचन में चली गई।
वैसे ही वो बहुत शर्मीली सी थी। मेरे जरा से बेबाक जुमले पर ब्लश हो जाती थी और उसकी हया को देखकर मेरा दिल बेताब हो जाता था। लेकिन फिलहाल तो मैं ठंडी आहों पर ही गुजारा कर रहा था। कभी कभी तो मुझे लगता था मुझे मेरे माँ बाप की बद्दुआ लगी है, उन्होंने मुझे गुस्से में ऐसी कोई बद्दुआ जरूर दी होगी। अच्छा, अब मैं इस बात का जिक्र ज़ैनब से करता तो मेरे कंधे पे जोर से मुक्का मार देती। कहने लगी, शर्म नहीं आती आपको? मैंने कहा, सच कह रहा हूँ, तुम्हें सच नहीं पता ना, इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। कहने लगी, ऐसा भी क्या किया आपने? मैंने कहा, वही जो अरसलान करता है। मेरा ये कहना था, वो भी हंसने लगी। कहने लगी, फिर तो सही होता है आपके साथ, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन इसमें मेरे बड़े बहन भाइयों की पॉलिसी थी। असल में मेरे दोनों बहन भाई जुड़वा थे और 12वीं जमात में पढ़ते थे। जब मैं पैदा हुआ, मुझे जोहरा बताती है कि जब मैं पैदा हुआ तो उन दोनों ने मुझसे नफरत का इजहार किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि माँ बाप की उम्र नहीं थी कि बड़े बच्चे 16-17 साल के हों और वो फिर से बच्चा पैदा करें। इसलिए मेरी पैदाइश पर ज्यादा गर्मजोशी किसी ने नहीं दिखाई थी और जोहरा आपा मुझे पकड़ती तक नहीं थी, ना जमाल भाई। दोनों मुझसे चिढ़ खाते थे। अपने माँ बाप को उनकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उन दोनों ने मेरा कभी ख्याल नहीं रखा। बस मेरी वालदा थी जो मुझे संभालती थी, पकड़ती थी, प्यार करती थी। इसलिए मैं अपनी वालिदा का आदी होने लगा। मेरे वालिद के काम की नौयत कुछ ऐसे थी कि वो हमारे शहर से कुछ दूर फैक्ट्री में काम करते थे, इसलिए सिर्फ हफ्ते की रात उन्हें छुट्टी मिलती थी। हफ्ते की रात को आते थे, फिर इतवार का पूरा दिन घर पे होते थे और पीर की सुबह सुबह फिर चले जाते थे। इसलिए मेरी अम्मी का ज्यादातर वक्त मेरे साथ गुजरता था। घर के कामों से वो फारिग होकर मुझसे ही खेलती रहती थी, कभी फीडर देना, कभी ख्याल रखना। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे अपनी वालिदा की आदत पक्की होती चली गई, इतनी ज्यादा कि मैं 7 साल की उम्र में भी अपनी अम्मा और अब्बा के बीच में सोता था। गलती से भी मेरे वालिद का हाथ मेरी वालिदा के हाथ के ऊपर आ जाता तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। मैं फौरन से अपने वालिद का हाथ पीछे झटकता था और अपनी अम्मी का हाथ अपने हाथों में जकड़ के फिर सोता था। पहले तो मुझे लाड लाड में समझकर मेरी इन शरारतों को, इन बातों को मजाक में लिया जाने लगा। वैसे तो मेरा नाम रेहान था, लेकिन छोटा था, इसलिए मेरी वालिदा मुझे मिट्ठू मिट्ठू कहती थी। बड़े बहन भाइयों ने भी मिट्ठू कहा, इसलिए अपना असल नाम तो मुझे भी ठीक से याद नहीं। हाई स्कूल में अलबत्ता रेहान ही कहते थे। लेकिन जैसे ही मैं 8 साल का हुआ, अब्बा कहने लगे, अब तुम अपने बहन भाइयों के कमरे में सोया करो। मैंने कहा, मैं क्यों सोऊं भाई के कमरे में, मैं तो अम्मी के साथ सोऊंगा। वो कहने लगे, देखो बेटा, अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें अपने बहन भाइयों के साथ सोना चाहिए। उस वक्त हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, इसलिए हमारे घर में बस 2 ही कमरे थे। एक ड्राइंग रूम था, अलबत्ता दूसरा कमरा काफी बड़ा था, बीच में एक दीवार सी की हुई थी। एक तरफ जमाल भाई का सिंगल बेड था, उनकी अलमारी और स्टडी टेबल था। दूसरी तरफ जोहरा का सिंगल बेड था। मेरे वालिद कहने लगे, ऐसा करो, तुम जमाल के साथ सो जा करो। वो कहने लगे, मेरे बेड पे ये कहाँ पूरा आएगा, मैं नहीं सुलाऊंगा इसको बोलो जोहरा के साथ एडजस्ट कर ले। वो कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जमाल, मैं इसे नहीं सुलाऊंगी। मैंने कहा, मुझे भी नहीं सोना इनके साथ, मैं अम्मी के साथ सोऊंगा। लेकिन मेरे वालिद इस बार बजिद थे, कहने लगे, नहीं, अब तुम बड़े हो गए हो। बहरहाल जैसे मेरी नहीं चली, इसी तरह जमाल भाई और जोहरा आपा की भी नहीं सुनी गई। बीच की दीवार को हटा के वहां एक तीसरा बेड मेरे लिए बिछा दिया गया, जिससे उन दोनों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होने लगी और दोनों का गुस्सा मुझ पे निकलता था। कहने लगे, ये बस फसाद की जड़ है, जब से ये पैदा हुआ इसने हमारा जीना दोभर कर दिया। जब देखो अम्मा इसी को हाथ का छाला बनाए फिरती रहती है। अरे जरूरत क्या थी इसे पैदा करने की, बेफजूल में अम्मा अब्बा ने इस उम्र में ये काम किया। जोहरा आपा ने गुस्से से कहा। जमाल भाई कहने लगे, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, तुम्हें पता है कॉलेज के लड़कों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। इस कमबख्त ने भी इतनी देर बाद आने की जिद बांधी हुई थी, क्या जरूरत पड़ी थी आने की। अच्छा खासा हम सुकून से रह रहे थे, बीच में अच्छी खासी दीवार थी, मैं अपने हिसाब से सोता था। भला ये भी कोई बात है, जब घर में कमरे कम हो तो बच्चे भी सोच के पैदा करने चाहिए, ये थोड़ी है कि ढेर लगाते चले जाओ। मैं चुपचाप उन दोनों की बकवास सुन रहा था। अचानक से जो कुछ उन दोनों ने कहा मेरे 14 तबक रोशन करने के लिए काफी था। जोहरा कहने लगी, जमाल मुझे तो ना दाल में कुछ काला लग रहा है। वो कहने लगा, क्या मतलब काला लग रहा है? कहने लगी, ये अम्मा अब्बा ने जो इस कमीने को अलग किया है ना, उनका कोई और प्रोग्राम होगा। वो कहने लगा, तुम्हारा मतलब है कोई और छोटा बहन भाई? जोहरा ने इस बात में सर हिलाया। जमाल कहने लगा, शिट यार,
देखो अब ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अब मैं जॉब करता हूँ और अम्मा तुम्हारे रिश्ते देख रही हैं। सोचो मेरा कोई बहन भाई आया तो क्या होगा। दोनों ही बड़े परेशान थे, लेकिन मुझे जमाइयाँ आ रही थी। सोच तो मैं भी इसी नहज पे रहा था, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से कि अगर मेरा कोई बहन भाई आ गया तो वो तो मेरी अम्मी पे हक जमाने के लिए आ जाएगा, मेरी तो बिल्कुल ही छुट्टी हो जाएगी। और मुझे तो अम्मी के बगैर नींद भी नहीं आती, वो मुझे नजर नहीं आती तो मुझे कुछ होने लगता था। इसलिए परेशान तो मैं भी हो चुका था। जोहरा कहने लगी, एक आइडिया है मेरे दिमाग में। जमाल भाई कहने लगा, वो क्या? कहने लगी, देखो मेरी बात सुनो, हम ना मिट्ठू से अपना मतलब सीधा कर सकते हैं। ये इतना डफर क्या करेगा, ये सिर्फ हमारी जिंदगी हराम करने के लिए पैदा हुआ है और कुछ नहीं करेगा ये। अब्बा के 2 थप्पड़ खा के आ गया कमबख्त कहीं का। जमाल भाई को फिर से मुझ पे गुस्सा आया। जोहरा कहने लगी, तुम चुप तो करो, बात तो सुनो। वो कहने लगा, अच्छा बोलो। फिर पता नहीं उन दोनों ने क्या खटर पटर की। फिर जमाल भाई मुझसे कहने लगे, एक काम करो, तुम अम्मा अब्बा के कमरे के पास जाओ, जोर से दरवाजा पीटो और जोर जोर से रोने लग जाओ। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगे, तुम उनसे कहना कि आपा सो रही है, जमाल भाई जोर जोर से खराटे ले रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, मुझे अम्मी के साथ सोना है। मैंने कहा, अब्बा ने 2 थप्पड़ मारे मुझे, मैं तीसरा थप्पड़ नहीं खाऊंगा। मैंने पहले तो साफ इनकार कर दिया। जमाल भाई कहने लगे, 10 रुपए दूंगा तुम्हें। उस वक्त की बात है जब 10 रुपए की बड़ी अहमियत होती थी। बड़े आराम से कुल्फी भी आ जाती थी और काफ़ी चीज़ें भी आ जाती थी। मुझे भी लालच होने लगा, जाहिर सी बात है 8 साल का था। मैंने कहा, ठीक है। जोरा आपा कहने लगी, फिर अम्मी के साथ सोने का मौका भी मिलेगा। मैंने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है। मैंने कहा, जमाल भाई आप वादा करें, आप मुकरेंगे नहीं। कहने लगे, ठीक है पक्का वादा, 10 रुपए दूंगा पूरे, और वो भी कड़क नोट है। अब जाओ, जा मेरा शेर जाके हल्ला बोल दे। मैं अपने बेड से खड़ा हुआ, कमरे की लाइट बंद की और बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने अपने अम्मा अब्बा का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और रोने लगा। रोना तो मुझे वैसे भी आ रहा था क्योंकि मुझे अम्मी के बगैर सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। बहरहाल मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि मुझे पता होता कि आखिर कमरे में हो क्या रहा है, लेकिन मुझे ये पता था कि ये बड़े बहन भाइयों ने कहा है कि कोई छोटा बहन भाई आकर मेरे हक पे डाका डालेगा। तो ये बात मेरे लिए काफी तशवीशनाक थी। मेरे रोने की आवाज सुन के अम्मी ने दरवाजा खोला। अब्बा पीछे बेड पे गुस्से से बैठे हुए देख रहे थे। अम्मी ने जल्दी से सर पे दुपट्टा पहना क्योंकि उनके बाल खुले हुए थे। कहने लगी, क्या हुआ, यहाँ क्यों आ गए? मैं रोते हुए अम्मी के साथ लग गया। मैंने कहा, मैंने नहीं सोना वहां, जमाल भाई खराटे ले रहे हैं और उनके खराटों से मुझे कुत्ते की आवाजें आ रही हैं, मुझे डर लग रहा है। अम्मी कहने लगी, अच्छा चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मैं रोने लगा। मैंने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं सोना, मैंने आपके साथ सोना है। मेरे जिद करने पर मेरे बाबा मुझे डांटने लगे। कहने लगे, तुम छोटे बच्चे हो क्या? मैंने टांगे मार मार के रोना शुरू कर दिया। मेरी वालदा कहने लगी, क्या हो गया आपको अशफाक, बच्चा ही तो है। वो कहने लगे, बच्चा कह कह के तुमने इसे सर पे चढ़ा रखा है। जोहरा और जमाल 5 साल के थे जब से अलग सो रहे हैं। वो कहने लगी, उनकी बात और है, वो दोनों जुड़वा थे, इसलिए एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। और आपको पता है ये कितना छोटा है उन दोनों से। कुछ नहीं होता, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। अम्मा का ये कहना था। मैं फटाफट से कमरे में गया, धड़ाम से बेड के बीचों बीच लेट के आंखें बंद कर ली। अब्बा ने गुस्से से कमरे की लाइट बंद की, फिर तकिया गुस्से से दुरुस्त किया और लेट गए। अम्मा से कहने लगे, सफिया तुम्हें पता है ना, 8 दिन बाद मैं वापस आता हूँ, तुमने क्यों इसको अपना हाथी बना के रखा हुआ है? कहने लगी, अच्छा बच्चा है, सोने दें उसे, उसके सामने इस किस्म की बातें ना किया करें, ठीक है ना? वो कहने लगे, अगर मुझे ये अगले हफ्ते नजर आया तो देख लेना, मैं इसकी टोंगे तोड़ दूंगा। मैं आंखें बंद करके अपनी माँ के पहलू के साथ लग गया। वो मेरा सर सहलाने लगी। दूसरे दिन वाकई जमाल भाई ने मुझे 10 रुपए का कड़क नोट दिया। मैं बड़ा खुश था। अगली सुबह पीर थी और अब्बा गुस्से से तन फन करते दोबारा अपनी फैक्ट्री की तरफ चले गए और मेरा रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। मैं फिर से अम्मा के कमरे में सोने लगा, लेकिन अब्बा के चक्कर में मेरी बहन भाइयों की मुझसे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई, वरना तो मुझे देखते ही उनके माथे पे बल पड़ जाते थे। लेकिन जब से मैंने उनका साथ देना शुरू किया वो बड़े खुश थे। अब मैं यही करता था, जब भी अब्बा आते तो अम्मा मुझे बहन भाइयों के कमरे में जाके लिटा देती, कहती कि चुपचाप आंखें बंद करके सो जाओ, खबरदार जो तुम कमरे में आए। लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना करके उस कमरे के बाहर जाके दरवाजा पीटने लग जाता। कभी कहता, मेरे पेट में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है,
میں پیٹ پکڑ کے دوہرا ہونے لگتا، کبھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا، کبھی کہتا میرے اندر بہت تیز بخار ہے۔ میرے ابا میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے، کہنے لگے ٹھنڈا تو ہے، کون سا بخار ہے تمہیں؟ تو میں کھانسنے لگتا، میں کہتا اندر ہے بخار، آپ کو کیا پتا، مجھے ایسے ہی چڑھتا ہے۔ اماں مجھ سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتی تھی، اس لیے کہتی تھی اچھا چلو اب آ جاؤ اندر لیٹ جاؤ اور چپ چاپ سو جانا۔ ابا کا پارا ہائی ہونے لگا، وہ اب مجھے ڈانٹنے لگے۔ یہ سلسلہ اب کافی حد تک بڑھنے لگا تھا۔ میں 10-12 سال کا ہوا تو آپا کی منگنی شہباز بھائی سے ہو چکی تھی اور جمال بھائی کی منگنی میری پھپھو زاد فرا آپی سے۔ اب انہیں فون پہ باتیں کرنی ہوتی تھی، اس لیے میں انہیں کھٹکنے لگتا تھا۔ پھر مجھے واقعی اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ وہ جب بھی ابا کے ساتھ کمرے میں بند ہوتی تھی مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ شاید 8 سال کی عمر سے جو بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی وہ اب گھر کر چکی تھی، مجھے چین ہی نہیں آتا تھا۔ ایک بار رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار دماغ میں آتا کہ دیکھو تو صحیح آخر ابا جب گھر آتے ہیں تو کرتے کیا ہیں۔ میں کمرے سے باہر آیا، اماں ابا کے کمرے کے پاس کھڑا ہو گیا، پورے دروازے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے کی کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، ہاں اوپر ایک روشن دان تھا۔ میں چپ چاپ جا کے صحن میں گیا، وہاں سے اسٹول اٹھایا اور دروازے کے پاس رکھ دیا، لیکن جیسے ہی اسٹول پہ چڑھنے لگا آپا نے میرا کان پکڑا، کہنے لگی مٹھو کے بچے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں اماں ابا کیا کر رہے ہیں۔ اماں دروازہ بند کر دیتی ہے جب بھی ابا آتے ہیں، ویسے تو پورا دن دروازہ کھلا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگی اب تم چھوٹے نہیں ہو، نہ سمجھ نہیں ہو، چلو جا کے لیٹو وہاں پہ۔ کمبخت وہ تو اچھا ہوا میں پانی پینے کے لیے باہر آئی تو میں نے تمہیں دیکھ لیا، اگر میں نے تمہیں ایسی حرکت کرتے دیکھا تو 2 چماٹے لگاؤں گی۔ میری آپا نے اسٹول پکڑ کے واپس صحن میں رکھا، میرے سر پہ 2 تھپکی لگائی اور مجھے کان سے پکڑ کے کمرے میں لے گئی اور بستر پہ جا کے سلا دیا۔ بہرحال پھر میرے بھائی اور بہن کی شادی ہو گئی۔ جو ایک کمرے کا آسرا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ اب جمال بھائی کی بیوی فرح ان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے ڈرائنگ روم میں جگہ ملی تھی۔ ہمارے ابا نماز کے بڑے پابند تھے، فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ہمیں بھی نماز پڑھواتے تھے، وہ بھی لازمی۔ میں اس وقت 14 یا 15 سال کا ہوں گا جب میں نے نوٹ کیا کہ جب بھی ابا آتے ہیں تو صبح صبح چولہے پر پانی کا پتیلا رکھ دیتے، اور میں یہ سوچتا تھا ابا کو اتنی جلدی نہانے کی کیا سوچتی ہے۔ ابا تو کہتے تھے میرے سینے میں درد رہتا ہے، کھانسی بہت آتی ہے، ٹھنڈ جلدی لگ جاتی ہے، تو کیا ضرورت پڑی ہے انہیں اس وقت نہانے کی؟ ارے صبح صبح 10 بجے نہایا کرے جب دھوپ نکل جاتی ہے۔ میں تو ابا کا خیال کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں بھی اٹھ گیا، کچن میں آ کر ابا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ وہ اس وقت چولہا جلا رہے تھے، جیسے ہی پلٹے مجھے دیکھ کے گھبرا گئے، کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اذانوں کی آواز نہیں آ رہی؟ چلو جاؤ وضو کرو اور جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا ایک بات تو بتائے۔ کہنے لگے کیا ہے؟ میں نے کہا آپ اس وقت نہا کے کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کے سینے میں درد ہے، ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے، اتنی سردی میں آپ اس وقت کیوں نہا رہے ہو؟ آپ بھی نماز پڑھنے چلو میرے ساتھ مسجد میں۔ میری بات سن کے وہ کچھ گھبرائے، کہنے لگے تم زیادہ نہیں بولنے لگ گئے ہو؟ جو تمہیں کہتا ہوں وہ کرو، چلو جاؤ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو، میں آتا ہوں۔ میں نے کہا میں آج آپ کو نہانے نہیں دوں گا، آپ نہاؤ گے تو پھر آپ کو صبح بخار چڑھ جائے گا، مجھے پتا ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے پاگل کے بچے، کمینے، دفع ہو جائے یہاں سے۔ میں سوچنے لگا میں نے ایسا کیا کہہ دیا، ایک تو ان کا احساس کیا، اوپر سے گالیاں نکال رہے ہیں۔ میری والدہ بھی اٹھ کے آ گئی، یہاں تک کہ میرے بھائی اور بھابھی بھی آ گئے۔ جمال بھائی کہنے لگے کیا ہوا ابا اس وقت کیوں چلا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس کھوتی کے بچے کو کچھ عقل دو، باپ سے الٹے سیدھے سوال کرتا ہے۔ جمال بھائی مجھے کہنے لگے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ ایک تو میں ان کا احساس کر رہا ہوں، رات کو کہہ نہیں رہے تھے کہ مجھے ٹھنڈ بہت جلدی لگ جاتی ہے، مجھے کھانسی بہت آتی ہے۔ کہنے لگے ہاں تو پھر؟ میں نے کہا یہ دیکھیں پتیلی میں پانی گرم کر کے نہا رہے ہیں اب اس وقت، مجھے بتائیں کیا نہانے کی کوئی لاجک ہے؟ دن چڑھے نہا لے۔ میرا بھائی یہ سن کے اپنی ہنسی دبانے کی مشکل سے کوشش کرنے لگا اور بھابھی تو وہیں سے واک آؤٹ ہو گئی۔ کہنے لگا تم باہر آؤ اور وضو کرو اور مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ میں نے کہا ساری نمازیں مجھے پہ فرض ہیں، آپ دونوں بخشے ہوئے ہو۔ کہنے لگا میں بھی آ رہا ہوں، بلکہ تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، ابا آ جائیں گے بعد میں یا گھر پہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال جمال بھائی میرے ساتھ ہی نماز پڑھنے گئے، پھر مسجد میں مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں بولو میاں۔ پھر جمال بھائی نے پتہ نہیں ان کے کان میں کیا خسر پھسر کی۔ مولانا صاحب اب روزانہ عشاء کے بعد مجھے لے کے بیٹھ جاتے اور شروع ہو جاتے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مجھے عقل آ چکی تھی۔
या ये समझिए कि आगाही हो चुकी थी। फिर जमाल भाई की नौकरी अच्छी लग गई, उन्होंने घर अलग कर लिया और मैं भी पढ़ाई ख़त्म करके नौकरी करने लगा। वक्त काफ़ी आगे बढ़ गया, हमने एक बड़ा घर ले लिया। जमाल भाई का घर हमारे घर से बस थोड़ा सा ही दूर था, और जोहरा आपा का भी। लेकिन जोहरा आपा महीने 1.5 महीने बाद ही आती थी, 1-2 रातें गुजार कर फिर जाती थी। अब जमाल भाई से उनकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि दोनों जुड़वा थे, आपस में हर बात सहेलियों की तरह शेयर करते थे। अलबत्ता मैं अकेला था, मैंने किसी दूसरे को आने का मौका ही नहीं दिया था। लेकिन उसका अंजाम भी देख लें, मेरा बेटा बिल्कुल मुझ पर गया है। यहाँ मैं ज़ैनब के करीब होता नहीं हूँ और वो भां भां करके रोने लगता है, कमबख्त हाथ तक नहीं पकड़ने देता। ज़ैनब मेरी खालाजाद थी और मुझे पसंद भी बहुत थी। अम्मा ने जब रिश्ते का पूछा तो मैंने फौरन से हाँ कर दी। बस 1 महीना हमारा बहुत अच्छा गुजरा, लेकिन अरसलान को आने की जल्दी थी। आ तो गया, लेकिन थानेदार था पूरा। ऐसा शायद बहुत कम घरों में होता होगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदारा कभी भी बड़े बहन भाइयों की बातों में आकर अम्मा अब्बा के दरवाजे को मत बजाइएगा, क्योंकि अगर उनके दिल से कोई ऐसी वैसी बद्दुआ निकल गई तो आपका बेटा भी आपसे पूरा पूरा बदला लेगा। शायद अभी भी ऐसे बच्चे हर घर में पाए जाते हैं जो अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी कि बाप का हाथ भी माँ के हाथ में बर्दाश्त नहीं करते और झट से पीछे कर देते हैं। क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे बच्चे मौजूद हैं? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।